उच्चतर राजनीतिक सिद्धांत। इकाई 1। राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित वाद विवाद। इसके अंदर हम राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित विभिन्न वाद विवादों को विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। राजनीतिक सिद्धांत की वर्तमान स्थिति, पतन या पुनरुत्थान। विचारधारा के अंत पर वाद विवाद और राजनीतिक सिद्धांत पर इसका प्रभाव। व्यवहारवाद की नींव ग्राहम वेलास, आर्थर बेंटले, चार्ल्स मेरियम आदि ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रखी। सर्वप्रथम ग्राहम वेलास ने सन 1908 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में राजनीति वैज्ञानिक तत्वों जैसे भावनाएं, व्यक्तित्व, रुझानों आदि के प्रभाव के अध्ययन पर बल दिया। इन तत्वों के प्रभाव का विश्लेषण राजनीति में व्यावहारिकता का समावेश स्वयं कर देता है। इसी प्रकार सन 1908 में ही प्रकाशित आर्थर बेंटले की पुस्तक प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में राजनीतिक संगठनों व संस्थाओं के अध्ययन के स्थान पर राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन व विश्लेषण का समर्थन किया गया। इसी क्रम में सन 1925 में चार्ल्स मेरियम ने अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में सैद्धांतिक अध्ययन के स्थान पर व्यवहारवादी तथा वैज्ञानिक अध्ययन की संस्तुति की। राजनीतिक व्यवहारवाद से संबंधित उपर्युक्त विचारों को संकलित कर सन 1950 के दशक में अमेरिका के राजनीतिशास्त्री डेविड ईस्टन ने एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में व्यवहारवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया, इसलिए उन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक व यथार्थवादी आधार प्रदान करता है। व्यवहारवाद के अन्य समर्थकों में कैटलिन, स्टुअर्ट राइस, फ्रैंक कैंट, हैरोल्ड लासवेल, डेविड प्रमैन, हर्बर्ट साइमन, आमंड पॉवेल, एडवर्ड शिल्स आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। व्यवहारवाद का अर्थ एवं परिभाषाएं। व्यवहारवाद के अर्थ के संबंध में व्यवहारवादियों के विचारों में एकरूपता का अभाव है। कुछ विद्वानों के अनुसार व्यवहारवाद एक मनोदशा तथा मनोवृत्ति है। व्यवहारवाद के जनक डेविड ईस्टन के अनुसार यह व्यक्ति की वैज्ञानिक मनोदशा का प्रतिबिंब है। ईस्टन ने उसे विभिन्न नामों बौद्धिक प्रवृत्ति, तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन, व्यवहारवादी क्रांति आदि नामों से संबोधित किया है। रॉबर्ट एडहेल ने व्यवहारवाद को परंपरावादी पद्धति का सैद्धांतिकता के विरुद्ध एक विरोध आंदोलन की संज्ञा दी है। अतः व्यवहारवादी उपागम में अध्ययन का केंद्र बिंदु संस्थाएं न होकर व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार है। व्यवहारवाद में व्यक्ति के व्यवहार का एक सामाजिक संगठन के सदस्य के रूप में विश्लेषण किया जाता है। यह अध्ययन पद्धति अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करती है और राजनीतिक व्यवहार के माध्यम से राजनीति, संगठन, प्रक्रिया तथा समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करती है। यह एक व्यापक अवधारणा है जो मनोदशा, मनोवृत्ति, सिद्धांत, कार्यविधि, पद्धति, दृष्टिकोण, अनुसंधान तथा सुधार आंदोलन सभी कुछ है। व्यवहारवाद मानव की क्रियाओं से संबंधित है और समाज में मानव व्यवहार से संबंधित सामान्य अनुमान स्थापित करने का उद्देश्य रखता है। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को अनुभवमूलक विज्ञान बनाता है। व्यवहारवाद का अर्थ। व्यवहारवाद के अर्थ के संबंध में व्यवहारवादियों के विचारों में एकरूपता का अभाव है। कुछ विद्वानों के अनुसार व्यवहारवाद एक मनोदशा तथा मनोवृत्ति है। व्यवहारवाद के जनक डेविड ईस्टन के अनुसार यह व्यक्ति की वैज्ञानिक मनोदशा का प्रतिबिंब है। ईस्टन ने उसे विभिन्न नामों बौद्धिक प्रवृत्ति, तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन, व्यवहारवादी क्रांति आदि नामों से संबोधित किया है। रॉबर्ट एडहेल ने व्यवहारवाद को परंपरावादी पद्धति का सैद्धांतिकता के विरुद्ध एक विरोध आंदोलन की संज्ञा दी है। अतः व्यवहारवादी उपागम में अध्ययन का केंद्र बिंदु संस्थाएं न होकर व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार है। व्यवहारवाद में व्यक्ति के व्यवहार का एक सामाजिक संगठन के सदस्य के रूप में विश्लेषण किया जाता है।
यह अध्ययन पद्धति अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करती है और राजनीतिक व्यवहार के माध्यम से राजनीति, संगठन, प्रक्रिया तथा समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करती है। यह एक व्यापक अवधारणा है जो मनोदशा, मनोवृत्ति, सिद्धांत, कार्यविधि, पद्धति, दृष्टिकोण, अनुसंधान तथा सुधार आंदोलन सभी कुछ है। व्यवहारवाद मानव की क्रियाओं से संबंधित है और समाज में मानव व्यवहार से संबंधित सामान्य अनुमान स्थापित करने का उद्देश्य रखता है। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को अनुभवमूलक विज्ञान बनाता है। व्यवहारवाद की परिभाषाएं। रॉबर्ट ए डहेल के अनुसार व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों के प्रति असंतोष का परिणाम है, जिसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। जोसेफ डनर के अनुसार व्यवहारवाद सामाजिक घटना का पूर्वाभिमुखीकरण है जो मुख्य रूप से अनुभववाद, तार्किक, प्रत्यक्षवाद और अनुशासनिक स्वार्थों से संबंधित रहता है। डेविड ट्रमैन के अनुसार व्यवहारवाद एक ऐसे विचार का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य सभी राजनीतिक घटनाओं को मानव के अवलोकित तथा अवलोकनात्मक व्यवहार के आधार पर विवेचित करना है। व्यवहारवाद की विशेषताएं। वर्तमान समय में व्यवहारवाद राजनीतिक तथ्यों, गतिविधियों एवं व्यवहार का अध्ययन तथा विश्लेषण करने के कारण अत्यधिक प्रचलित, व्यापक एवं मान्य सिद्धांत हो गया है। किंतु इसके अर्थ के संबंध में सभी विद्वानों का दृष्टिकोण समान नहीं है। किर्कपैट्रिक के अनुसार इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. यह शोध में राजनीतिक संस्थाओं को मौलिक इकाई न मानकर व्यक्तियों के व्यवहार को विश्लेषण की मौलिक इकाई मानता है। 2. यह सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञान मानता है और सामाजिक विज्ञानों की एकता अथवा समग्रता पर बल देता है। 3. यह तथ्यों के सूक्ष्म पर्यवेक्षण, वर्गीकरण तथा माप की शुद्ध विधियों पर बल देता है। 4. इसमें राजनीतिक लक्षण को एकरूप, व्यवस्थित व अनुभवमूलक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जाता है। डेविड ईस्टन ने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में व्यवहारवाद की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। 1. नियमितताएं। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में हमें नियमितताएं तथा अनियमितताएं दोनों ही देखने को मिलती हैं। एक ही समस्या के प्रति समाज के व्यक्तियों के दृष्टिकोण यद्यपि भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु इन विचारों में कुछ ऐसे समान बिंदु मिल जाते हैं जिनको एकत्रित करके शोधकर्ता नए सिद्धांतों का निर्माण कर सकता है। इन समानताओं को सामान्यीकरण व सिद्धांतों के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। 2. सत्यापन। राजनीतिक व्यवहार के सामान्य परिणामों तथा सिद्धांतों का सत्यापन संभव होता है। सत्यापन के उपरांत संग्रहीत तथ्यों में वैज्ञानिकता की मात्रा बढ़ जाती है। 3. शुद्ध तकनीक। व्यवहार के अध्ययन हेतु एकत्र सामग्री को पर्यवेक्षण, परीक्षण और शुद्ध तकनीक के माध्यम से समझा जाता है। 4. परिमाणीकरण। सामग्री का प्रयोजन के संदर्भ में मापन तथा परिमाणीकरण किया जाता है। 5. मूल्य निरपेक्षता। व्यवहारवाद में व्यक्तिगत मूल्यों को पृथक रखा जाता है तथा अध्ययनकर्ता को तथ्यों का संग्रह करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसके मूल्यों तथा मान्यताओं का उत्तरदाता पर प्रभाव नहीं पड़े। 6. क्रमबद्धीकरण। इसमें अध्ययन क्रमबद्ध ढंग से होता है। 7. विशुद्ध विज्ञान। राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन शुद्ध विज्ञान के रूप में करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके निष्कर्षों को इस स्थिति में ले जाना चाहिए जिससे कि वे ठोस सिद्धांतों का रूप धारण कर लें तथा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में रखा जा सके। 8. एकीकरण। समस्त सामाजिक विज्ञान एक हैं और उनकी उपलब्धियों का प्रयोग एक दूसरे में हो सकता है। इस रूप में व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति अंतर्नुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल देती है। व्यवहारवाद का राजनीति विज्ञान पर प्रभाव। राजनीति विज्ञान पर व्यवहारवाद के प्रभाव का उल्लेख अग्रलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है।
एक व्यवहारवाद मात्र एक उपागम या दृष्टिकोण नहीं है, वरन यह तो राजनीति विज्ञान की समस्त विश्व वस्तु को नवीन रूप में प्रस्तुत करने का एक साधन है। इसने राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियां, उच्चतर परिस्थिति, नवीन दिशाएं और सबसे बढ़कर अनुभवात्मक वैज्ञानिकता प्रदान की है। दो व्यवहारवाद ने राज वैज्ञानिक के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया है और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि एक समाज विज्ञान का अध्ययन दूसरे समाज विज्ञान के संदर्भ में किया जाना चाहिए। व्यवहारवादियों के इस विचार को अंतर्नुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। 3. व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को यथार्थ के धरातल पर खड़ा करने का कार्य किया है। उसने इस बात पर बल दिया है कि राज वैज्ञानिक का संबंध क्या है से है, न कि क्या होना चाहिए से। व्यवहारवाद ने संस्थाओं के स्थान पर व्यक्ति को राजनीतिक दृष्टिकोण की इकाई बनाने पर जोर देने की बात कही है। वह इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। 4. व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नवीन दृष्टि, नवीन पद्धतियां, नए मापन और नूतन क्षेत्र प्रदान किए हैं। व्यवहारवाद के परिणामस्वरूप ही राजनीति विज्ञान साक्षात्कार प्रणाली, मूल प्रश्नावली प्रणाली और सोशियोमेट्री आदि अपनाने की ओर प्रवृत्त हुआ है। राजनीति के अंतर्गत अब न केवल मतदान व्यवहार, वरन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का अध्ययन भी इस पद्धति के आधार पर किया जाने लगा है। व्यवहारवाद के महत्व पर प्रकाश डालते हुए रॉबर्ट एडहेल ने कहा है, व्यवहारवाद राजनीतिक अध्ययनों को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, उपलब्धियों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाने में सफल हुआ है। राजनीतिक सिद्धांत की वर्तमान स्थिति, पतन या पुनरुत्थान। राजनीतिक सिद्धांत के बिना राजनीति विज्ञान अस्तित्वहीन है। यह व्यक्तित्वहीन भी है तथा कथित राजनीति विज्ञान की स्थिति बड़ी शोचनीय है। रॉबर्ट हडल ने लिखा है कि आंग्लभाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। मीहान के अनुसार एक व्याख्यात्मक सिद्धांत के बिना अपने वातावरण को, चाहे वह भौतिक अथवा सामाजिक हो, नहीं समझा जा सकता। उसी के माध्यम से हमें जगत का यथार्थ, विश्वसनीय, संचरणीय एवं संचय योग्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आधुनिक युग में राजनीतिक विचारकों द्वारा यह विचार व्यक्त किया जाने लगा है कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो रहा है अथवा राजनीतिक सिद्धांत मर रहा है। जो विद्वान राजनीति सिद्धांत के पतन की बात करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि मार्क्स तथा जे.एस. मिल के बाद अब तक कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक दार्शनिक नहीं हुआ है। राजनीतिक सिद्धांतों का पतन या राजनीतिक सिद्धांतों के विकसित न होने के निम्नलिखित कारण हैं। 1. इतिहासवाद। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास ईस्टन के विचार में इतिहासवाद के कारण हो रहा है। ईस्टन ने कहा है कि हम लोग राजनीतिक सिद्धांतों को डर्निंग, सेबाइन, मैकलवेन तथा लिंडसे के चश्मे से देखते रहे हैं और यह चश्मा इतिहासवाद का चश्मा था। इस चश्मे से देखने पर तथ्य गायब रहते थे। हम भूल गए थे कि जिन परिस्थितियों में वे सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, वे परिस्थितियां अब बदल गई है। हम तो केवल सिद्धांतों के गुणदोषों का विवेचन करते रहे। नई परिस्थितियों व नए तथ्यों की उपेक्षा होती रही। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत पीछे रह गए। रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत का आज क्या मतलब निकलता है अथवा ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत आज के युग में क्या सार्थकता रखता है? हम इतिहास की झील में गोते लगाते रहे। पुराने राजनीतिक सिद्धांत का आज और आज की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं रहा। यही कारण है कि वह नष्ट होने लगा। 2. अत्यधिक तथ्यात्मकता। राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास का एक कारण उसकी अत्यधिक तथ्यात्मकता भी है। प्रारंभ में तो परंपरावादियों ने तथ्यों पर अत्यधिक महत्व दिया।
उदाहरणार्थ ब्राइस ने अमेरिकी संविधान के संदर्भ में तथ्यों का पहाड़ खड़ा कर दिया और बाद में व्यवहारवादियों ने तो तथ्य और केवल तथ्य पर इतना आग्रह किया कि उसकी दिशा ही गायब हो गई। सिद्धांत विहीन तथ्य उस जहाज के समान थे जिसके चालक का ही कहीं अतापता नहीं था। व्यवहारवाद में अलग अलग समस्याओं पर शोध तो होने लगे, परंतु सारे अध्ययन के सैद्धांतिक पक्ष की इस समय अत्यधिक उपेक्षा हुई। 3. राजनीति वैज्ञानिकों की उद्देश्यहीनता। कोबान का मत है कि आज के राजनीतिक वैज्ञानिक उद्देश्यहीन हो गए हैं। प्लेटो और अरस्तु ने जिस समय लिखा था उनके मन में एक तड़प थी, उनके दिमाग में उद्देश्य था। वे तत्कालीन व्यवस्था के स्थान पर एक नवीन प्रकार की व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, परंतु आज राजनीतिक वैज्ञानिकों में न तो वह तड़प है और न ही वे उद्देश्य। प्रारंभ में तो इतिहासवादियों ने इसे नष्ट किया और जो बचा था उसे विज्ञानवादियों ने समाप्त कर दिया। इन कारणों से भी राजनीतिक सिद्धांत की अत्यधिक क्षति हुई। 4. सामाजिक विज्ञानों की सापेक्षता। राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों के पतन का कारण सामाजिक विज्ञानों की सापेक्षता भी रहा है। ब्रेख्ट का मत है, क्या चाहिए और क्या है, इन दोनों के बीच जो द्वंद्व चला, उस द्वंद्व में क्या होना चाहिए को सदा के लिए त्याग दिया गया। सामाजिक विज्ञानों से मूल्य और नैतिकता को पृथक कर देने के कारण कठोर यथार्थ और तथ्य ही शेष बचे। डॉक्टर श्री वर्मा के शब्दों में, जिस समय मैक्स वेबर यूरोपीय मूल्य संघर्ष के दौर में बाथ टब में से विचारधार को निकालकर बाहर फेंक रहा था और उसके स्थान पर नैतिक तटस्थता को प्रचारित कर रहा था, उस समय वास्तव में वह राजनीतिक सिद्धांत के शिशु को भी बाहर फेंक रहा था। 5. आधुनिक प्रवृत्तियां। वास्तव में देखा जाए तो आधुनिक युग विचारधारा की समाप्ति का युग है। पश्चिम में अब प्रजातांत्रिक शासन पद्धति को स्वीकार कर लिया गया है, इसका कोई विरोध नहीं है। लिपसैट के शब्दों में, यदि शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत मर गया है तो शायद उसकी हत्या लोकतंत्र की विजय ने की है। उपरोक्त सभी कारणों से अनेक राजनीतिक वैज्ञानिकों का यह मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत समाप्त हो गए हैं। राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान। 30 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत ने साम्यवाद, फासीवाद और नाजीवाद के सर्वसत्तात्मक सिद्धांतों के विरोध में उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत के बचाव के उद्देश्य से धारणाओं के इतिहास का अध्ययन शुरू कर दिया। लैसवेल ने मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखने के संभावित उद्देश्य को लेकर एक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत की स्थापना करने का प्रयास किया, जो कि मरियम द्वारा बताए गए उद्देश्यों एवं मार्ग पर आगे बढ़ना ही था। क्लासिकीय परंपरा से भिन्न वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन करता है, न कि निर्धारण। पारंपरिक अर्थ में राजनीतिक सिद्धांत आरेनी थियोडार अडोर्ना, मार्क्यूस, लियो स्ट्रॉस आदि की रचनाओं में जीवित रहा। उनके दृष्टिकोण अमेरिकी राजनीति विज्ञान के भीतर विस्तृत विचारों से नाटकीय रूप से भिन्न हैं, क्योंकि वे उदारवादी लोकतंत्र, विज्ञान और ऐतिहासिक प्रगति में विश्वास करते थे। वे सभी राजनीति में राजनीतिक मसीहावाद और रामराज्यवाद को अस्वीकार करते हैं। आरेंड ने मुख्य रूप से मनुष्य की अनुरूपता और दायित्व पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके साथ ही वह व्यवहारवाद की अपनी आलोचना शुरू कर देती हैं। उन्होंने निश्चयतापूर्वक कहा कि मानव स्वभाव में अनुरूपताओं हेतु व्यावहारिक अनुसंधान ने मनुष्य को केवल रूढ़िबद्ध करने की दिशा में ही योगदान दिया है। स्ट्रॉस ने आधुनिक युग के संकट से उबर हेतु क्लासिकीय राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को फिर से दोहराया है। वह इस प्रस्तावना से सहमत नहीं है कि समस्त राजनीतिक सिद्धांत एक प्रदत्त सामाजिक आर्थिक हित को प्रतिबिंबित करता प्रकृति में वैचारिक है, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक चिंतक सामाजिक विद्यमानता में सही व्यवस्था के सिद्धांत को जान लेने की संभाव्यता द्वारा ही अभिप्रेरित होते हैं। एक राजनीतिक दार्शनिक को मुख्य तौर पर सत्य में रुचि रखनी चाहिए। विभाजित मान्यताओं का अध्ययन संसक्ति और संगति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
राजनीतिक सिद्धांत में उत्कृष्ट साहित्य के लेखक अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होते थे और उन्हें उनकी कृतियों के हिसाब से ही आंका जाना था। स्ट्रॉस नव राजनीतिक विज्ञान के तरीकों और प्रयोजनों पर सूक्ष्म दृष्टि डालते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि क्लासिकीय राजनीतिक सिद्धांत, खासकर अरस्तू के से तुलना किए जाने पर यह दोषपूर्ण है। अरस्तू के अनुसार किसी भी राजनीतिक वैज्ञानिक को निष्पक्ष रहना पड़ता है, क्योंकि उसके पास मानवीय साधनों की एक अधिक व्यापक और स्पष्ट समझ होती है। राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन तदनुरूप है, क्योंकि सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं वाला विज्ञान दर्शन शास्त्र के तदनुरूप है। अरस्तू का राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक वस्तुओं का भी मूल्यांकन करता है, व्यावहारिक मामलों में दूरदर्शिता की स्वायत्तता की रक्षा करता है और राजनीतिक कार्रवाई को अनिवार्यतः नीतिशास्त्रीय के रूप में देखता है। इन आधार वाक्यों को व्यवहारवाद अस्वीकार करता है, क्योंकि वह राजनीतिक दर्शन को राजनीतिक विज्ञान से अलग करता है और उसके स्थान पर सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक विज्ञानों के बीच भेद को रखता है। वह व्यवहारमूलक विज्ञानों से व्युत्पन्न हुआ तो मानता है, परंतु ठीक उसी भांति नहीं होते जैसे कि क्लासिकीय परंपरा मानती है। आशावाद की भांति व्यवहारवाद भी अनर्थकारी है, क्योंकि वह परम सिद्धांतों के संबंध में ज्ञान से इनकार करता है। उनका दिवालियापन प्रत्यक्ष है, क्योंकि वे असहाय दिखाई पड़ते हैं, जो सर्वसत्तावाद के उदय के चलते सही या गलत अथवा उचित या अनुचित में भी भेद नहीं कर पाते हैं। स्ट्रॉस इतिहासवाद संबंधी ईस्टन के दोषारोपण का प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि यह नया विज्ञान ही राजनीतिक सिद्धांत में पतन हेतु उत्तरदायी है, क्योंकि उसने नियामक मुद्दों संबंधी अपनी समग्र उपेक्षा की वजह से पश्चिमी देशों के आम राजनीतिक संकट की ओर इशारा किया और उसे दुष्प्रेरित किया। वोगलिन राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत को अविभाज्य और इस प्रकार का बताया कि एक दूसरे के बगैर संभव नहीं है। राजनीतिक विज्ञान कोई विचारधारा, कल्पनालोक अथवा वैज्ञानिक कार्यप्रणाली नहीं, बल्कि एक प्रयोगात्मक विज्ञान है जो व्यक्ति और समाज दोनों में सही व्यवस्था संबंधी है। इसको व्यवस्था संबंधी समस्या का आलोचनात्मक और आनुभाविक रूप से सूक्ष्म परीक्षण करना पड़ता है। सिद्धांत समाज में मानव अस्तित्व विषयक कोई मत प्रकटन मात्र नहीं है, अपितु यह अनुभवों के एक निर्णायक वर्ग की विषय वस्तु की व्याख्या द्वारा अस्तित्व के अर्थ को सूत्रबद्ध करने का एक प्रयास है। उसका तर्क यादृच्छिक नहीं है, बल्कि वह उन अनुभवों के पूर्णयोग से वैधता व्युत्पन्न करता है। उसे आनुभाविक नियंत्रण हेतु स्थायी रूप से संदर्भ लेना चाहिए। विचारधारा के अंत पर वाद विवाद और राजनीतिक सिद्धांत पर इसका प्रभाव। विचारधारा का अंत, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एक विचारधारात्मक दृष्टिकोण है जो यह तर्क करता है कि आधुनिक समाज में बड़ी विचारधाराएं जैसे कि समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद आदि अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं। इस सिद्धांत को 20वीं सदी के मध्य में कई समाजशास्त्रियों और राजनीतिक विचारकों ने प्रस्तुत किया, जिनमें प्रमुख रूप से डैनियल बेल का नाम शामिल है। डैनियल बेल ने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ आइडियोलॉजी ऑन द एग्जॉशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इन दी 50s में यह तर्क दिया कि औद्योगिक समाज में विचारधाराओं का युग समाप्त हो गया है और आधुनिक समाज में प्रौद्योगिकी, विज्ञान और यथार्थवादी राजनीति ने उनका स्थान ले लिया है। इस सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. विचारधारा का अर्थ। विचारधारा एक संगठित और व्यवस्थित विचारों का समूह है जो किसी समाज या राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांतों को दर्शाती है। यह समाज के मूलभूत मुद्दों पर दृष्टिकोण प्रदान करती है, जैसे कि सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और आर्थिक विकास। 2. विचारधारा का अंत का तात्पर्य। यह धारणा कहती है कि विश्व युद्धों के बाद और शीत युद्ध के दौरान राजनीतिक विचारधाराओं का प्रभाव कम हो गया है। समाज में अब विचारधारात्मक संघर्ष के बजाय व्यावहारिक और प्रौद्योगिकी आधारित समाधान अधिक प्रासंगिक हो गए हैं।
3 डैनियल बेल के मुख्य तर्क। औद्योगिक समाज में परिवर्तन, औद्योगिकीकरण और तकनीकी विकास ने पुरानी विचारधाराओं को अप्रासंगिक बना दिया है। राजनीतिक व्यावहारिकता का उदय। राजनीति अब विचारधाराओं से प्रेरित नहीं है, बल्कि यथार्थवादी और व्यावहारिक निर्णयों पर आधारित है। सामाजिक संतुलन। बेल ने कहा कि विचारधारा के अंत का मतलब सामाजिक समस्याओं का अंत नहीं है, बल्कि उनका हल अब विचारधाराओं के बजाय सामाजिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से खोजा जाएगा। 4 आलोचना। आंशिक दृष्टिकोण। कुछ विचारकों का मानना है कि विचारधारा का अंत केवल पश्चिमी समाज के संदर्भ में प्रासंगिक है। विचारधारा की पुनरावृत्ति। आलोचकों ने कहा कि विचारधाराएं समय समय पर नए रूपों में सामने आती हैं, जैसे पर्यावरणवाद, फेमिनिज्म और धार्मिक कट्टरता। वैश्विक परिप्रेक्ष्य की कमी। यह सिद्धांत अन्य संस्कृतियों और गैर पश्चिमी समाजों में विचारधारात्मक संघर्षों की अनदेखी करता है। 5 विचारधारा का अंत और शीत युद्ध। इस अवधारणा को शीत युद्ध के दौरान महत्व मिला, जब पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। डैनियल बेल और अन्य विचारकों का मानना था कि इन विचारधारात्मक संघर्षों का अंत होकर एक नई यथार्थवादी राजनीति का जन्म होगा। निष्कर्ष। विचारधारा का अंत यह संकेत देता है कि आधुनिक समाज में विचारधाराएं अब समाज के विकास की दिशा निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका नहीं निभाती हैं। हालांकि यह सिद्धांत पूरी तरह सार्वभौमिक नहीं है और इसे समय और परिस्थितियों के अनुसार जांचना आवश्यक है। आज भी विचारधाराओं का प्रभाव अनेक रूपों में देखा जा सकता है, खासकर उभरती सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में।